नमस्कार, स्वागत। अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 6 सदस्यों को नामित कर दिया, मनोनीत कर दिया, उनका मनोनयन कर लिया। इसमें एक नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे तारिक मंसूर का भी है। अधिसूचना के बाद तारिक मंसूर ने आज एएमयू से इस्तीफा दे दिया। दरअसल ये घटनाक्रम इतना सरल है नहीं जितना नजर आ रहा है। तारिक मंसूर ऐसे तीसरे मुस्लिम हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधान परिषद, ये यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजा है। मेरा भी आज यही सवाल होगा कि क्या बीजेपी सेकुलर हो रही है? सवाल आज यही कि क्या बीजेपी सेकुलर हो रही है। एक तरफ बीजेपी की सरकारें एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड की किताबों से मुगलों का जो काल है, यूं कहें कि मुगलिया सल्तनत का जो काम है उसको ख़त्म कर रही हैं या कर दिया है। और अब उनके इस दायरे में राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना रचने वाले इस देश ही नहीं, विश्व के हिंदी साहित्य के यूं कहें कि सबसे बड़े साहित्यकार, महाप्राण निराला और नामचीन विश्वविख्यात शायर रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुर जैसे महान रचनाकार भी इस दायरे में आ गए हैं और इनकी रचनाओं को भी एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम से हटा दिया है। तो दूसरी तरफ हमेशा विवादों में रहने वाली या जानबूझकर विवादों में घसीटी जाने वाली संस्था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सिफारिश पर विधान परिषद भेजा जाना किस तरह का संकेत और संदेश है। कल हमने इतिहास से मुगल काल को खत्म करने पर यही कार्यक्रम मंथन किया था और आज अब बात बीजेपी के शिक्षा के जरिए नए राजनीतिक समीकरण साधने की। 2-3 सवाल हैं मेरे मन में कि क्या बीजेपी सेकुलर हो रही है या फिर सरकार को, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि की फिक्र है, या यूं कहें कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, उस उत्तर प्रदेश में एक नई बिसात बीजेपी बिछा रही है या उसको इसकी 2024 की फिक्र सता रही है। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए क्या बीजेपी एक तरीके से एक नया गुणागणित बैठा रही है? ये 3 सवाल हैं। देश भर में अभियान चला रही, मुस्लिमों को जोड़ने के लिए अभियान चला रही बीजेपी ने दावा किया है कि मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। भाजपा ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया जिसमें 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करने के पूरे घटनाक्रम को दिखाते हुए यह संदेश और संकेत देने की कोशिश की गई कि मोदी सरकार ने 3 तलाक की कुप्रथा पर वार करते हुए 3 तलाक के जरिए, या यूँ कहें कि 3 तलाक के जरिए एक संदेश दिया और संसद के जरिए इसे गैर कानूनी घोषित कर देश की मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की रक्षा की, उन्हें अधिकार, उनका हक और उन्हें पीड़ा से मुक्त कराने का एक बड़ा और ऐतिहासिक काम किया है। इसमें राज्यसभा में 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करने के प्रस्ताव के पारित होने और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य या उस भाषण के साथ भी मुस्लिम महिलाओं की प्रतिक्रिया को भी इस वीडियो में दिखाया गया है। और ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ये जो ट्विटर हैंडल है, इसके जरिए ये अभियान चलाया जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, मेरे मन में आ रहा था कि भाई जिस सेकुलरिज्म को पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन गालियां देते रहे हों,
क्या भारतीय जनता पार्टी उस सेकुलरिज्म की तरफ जा सकती है? एक वक्त तो ये भी आया बीच में, अभी 7-2 साल पहले, कि अगर किसी को सेकुलर कह दो तो वो दाएं बाएं झांकने लगता था कि यार ये तो गाली दे रहा मुझे। तो सेकुलरिज्म को गाली जैसा बना देने वाले दल ने मुस्लिमों की तरफ हाथ क्यों बढ़ाया है? दरअसल इसका सीधा साधा गणित जो मेरी समझ में वो आता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश से अगर भारतीय जनता पार्टी को, जैसे इस वक्त उनके पास अच्छी खासी सीटें हैं, अगर इससे ज़्यादा इसके बराबर सीटें मिलती हैं तो वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे केंद्र में सरकार बनाने में। और अगर इसमें कोई घटा बढ़ी होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। यही वजह मुझे नज़र आ रही है कि चूंकि ये आरोप लगते रहे हैं मायावती पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, मुसलमानों के वोट को काटते हैं, दलितों और बैकवर्ड के वोट को काटते हैं, और अखिलेश यादव ने खुलेआम ये आरोप मायावती पर लगाया और कहा वो बीजेपी की बी टीम की तरह समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं वो काम करती है। तो क्या सवाल ये है कि जो लोग विपक्ष की, जो राजनीतिक दल हैं जो मुसलमानों के वोटों की राजनीति करते हैं, उसमें कांग्रेस भी है और समाजवादी पार्टी भी, क्या बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को, जिन दलों को, इन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों में जो मुस्लिमों का वोट है, उसमें क्या ये दल, जो बाकी दल हैं विपक्ष के, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे और छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हो, क्या ये दल सक्षम नहीं हैं अब विपक्ष के जो वोट बैंक उसको डेंट पहुंचाने में? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान वोटों पर ज़्यादा कवायद शुरू कर दी है। पिछले दिनों पसमानदा मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम नेताओं ने अलग अलग कार्यक्रम किए और उसको एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश भी की गई। इसी तरह जो बहुत सी कम्युनिटियां हैं, सिया मुसलमानों को शुरू से कहा जाता रहा है कि बीजेपी का वो स्वाभाविक वोटर है, और बीजेपी के नेता तो अब ये भी दावा करते हैं कि 2017, 2019, 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 10 से 15% मुसलमानों का वोट मिला है। जो मुसलमानों का टोटल वोट बैंक है उसमें 10 से 15% बीजेपी ने काट दिया है, ये दावा भी कर रहे हैं। सच्चाई कुछ भी हो सकता है कि बीजेपी की बात सही भी हो, लेकिन इसीलिए ये देखा जा रहा है कि सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश में ये जो शख्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मोहसिन रजा साहब, ये पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, अच्छा खासा खेलते रहे, राजनीति में ये बल्ला लेकर आ गए और इनको एमएलसी बनाया गया। उसके बाद एक और नेता जो इसमें राज्य मंत्री हैं उनको एमएलसी बनाया गया, और अभी ऐसे तीसरे व्यक्ति को, तारिक मंसूर साहब जो एएमयू के अभी आज सुबह तक कुलपति थे, कल ही उनका नाम घोषित कर दिया गया था, आज सुबह तक तारिक मंसूर साहब कुलपति थे, उनको बीजेपी विधान परिषद में भेज रही है। बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? बीजेपी के लोग, हिंदू संगठनों के लोग एएमयू को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकियों का अड्डा कहते थे, तो आज अचानक कैसे हृदय परिवर्तन हो गया कि उस आतंकियों के अड्डे का वाइस चांसलर आपकी पार्टी का एमएलसी कैसे हो सकता है? आपकी सरकार ने सिफारिश करके उन्हें मनोनीत करा दिया। ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन हुआ? इसके पीछे क्या राजनीति है? और एक तरफ मैं आज मंथन को शिक्षा के इर्द गिर्द ही रखना चाहता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरी नज़र में एक ऐसा संस्थान है, बेहतरीन संस्थान है शिक्षा की दृष्टि से, बहुत अद्भुत संस्थान है, महत्वपूर्ण संस्थान है, और देश और दुनिया में यहाँ के पढ़े लिखे स्कॉलर नाम भारत का कमा रहे हैं और अपना भी तरक्की वो कर रहे हैं। ऐसे संस्थान के कुलपति को विधान परिषद भेजा जाना, और दूसरी तरफ ये दिखाना कि हम मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, हम आक्रांताओं को नहीं हीरो बनाएंगे, और इसी लपेट में निराला जी भी आ गए, जिनका चर्चित, ये फिराक साहब की तस्वीर है, फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय फिराक। हो सकता है कि इन सियासी से हटाने वाले लोगों को इनका पूरा नाम भी ना मालूम हो, कि फिराक वो समझ रहे हो कि मुसलमान है, निकाल के बाहर करो, हो सकता है ना पता हो, लेकिन ये रघुपति सहाय फिराक हैं, जिन्हें फिराक गोरखपुरी कहते हैं। ऐसे जो शायर हैं, भूतो न भविष्य, ऐसे लोग पैदा ही बहुत कम होते हैं, सदियों में ऐसे पैदा होते हैं। और महाप्राण निराला, कलम की धरती, उन्नाव में जन्मे महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कहना ही क्या। मेरे जैसा छोटा सा अदना सा पत्रकार उनके बारे में क्या कहेगा, निराला जी के बारे में?
मेरा रोम रोम रोमांचित हो जाता है निराला जी के बारे में कुछ बोलते हुए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं निराला जी के बारे में बोल रहा हूं, मैं फिराक के बारे में बोल रहा हूं। मैं अदना सा व्यक्ति, मेरी औकात नहीं है। और उनके पाठ्यक्रम एनसीईआरटी हटा देता है पाठ्यक्रम से। एक तरफ जिस संस्थान को आप आतंकियों का अड्डा कहते हैं, उसके कुलपति को आप लेकर आते हैं, एमएलसी बनाते हैं, और दूसरी तरफ इस माटी में जन्मे अंग्रेजों के काल में जिन लोगों ने साहित्य के जरिए अलख जगाई। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है कि राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना रचने वाले महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता को पाठ्यक्रम से हटाया जाना आपत्तिजनक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत उत्तर प्रदेश के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल किया जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह चेतावनी दी है। और इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजय गर्ग का बयान सुनिए। पहले मोहसिन रजा, फिर दानिश अंसारी और अब मंसूरी। अब भाजपा का झुकाव कुछ कुछ मुसलमानों की तरफ दिख रहा है वोटर्स को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी पर है। पहले बुक्कल नवाब भी हमारे यहाँ से एमएलसी हैं, मोहसिन रजा भी हमारे यहाँ से एमएलसी हैं, दानिश अंसारी भी हमारे यहाँ से एमएलसी है और प्रदेश सरकार में मंत्री है, और अब तारिक मंसूरी। तो मुझे लगता है ये श्रृंखला है, पार्टी अपने लोगों को चुनती है, अपने अच्छे लोग लाती है और उनका प्रतिनिधित्व जो समाज तक पहुँचता है उसका असर पड़ता है। उसी नजरिए से आपको इस सबको देखना चाहिए। सभी को भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व मिल रहा है। जो पार्टियां कहती थी कि हम एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष के विरोध में काम करते, मुझे लगता है अब उनकी आंखें खुल गई हैं और अब समाज सब तरफ से जो कहती थी मोदी जी का एक अभियान है कि सबका साथ सबका विकास, उसी पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अनवरत रूप से आगे चल रही है। असल में हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। ये जो लगातार हायर हाउस में पहले जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर साहब को भेजा गया है, ये बात को परिलक्षित करता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं विधानसभा और लोकसभा में एक भी टिकट मुसलमान को देने का काम करती। आप मुसलमानों की भागीदारी नहीं करेंगे, आप उन्हें अपमानित करेंगे, आप उनके घरों को बुलडोजर से ढाने का काम करेंगे, आप विश्व विमन करेंगे और उस तरह से करते हुए एक विशेष संप्रदाय के लोगों को ज्यादा बढ़ावा देंगे, तो निश्चित रूप से ये बात सवाल हर एक व्यक्ति के दिमाग में उठता है कि केवल दिखाने के लिए इन्होंने इस तरह के लोगों को ले लिया और बहुत सारे लोग सामाजिक बहुत सारे दबाव और लालच में चले जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कहावत इस मुद्दे पर बहुत सही बैठती है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और होते हैं। संजय गर्ग कह रहे हैं कि भाई दांत अलग अलग हैं, खाने के अलग और दिखाने के अलग। बहुत पुरानी कहावत है, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। लेकिन मंथन में मेरा सवाल आज यही है, क्योंकि मैंने कल एक सवाल उठाया था कि अगर मुगल काल को आप इतिहास से हटा देंगे तो शिक्षा में फिर क्या असर पड़ेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या असर पड़ेगा, और इस देश का जो नौजवान है वो अपने देश के बारे में क्या जानेगा। कल ज्यादातर विद्वानों ने सवाल उठाया इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त, कि अगर आप मुगलों को हटा देंगे तो फिर महाराणा प्रताप को कैसे आप ऐतिहासिक बताएंगे, महाराणा प्रताप फिर आप कैसे चर्चा करेंगे उनकी, क्योंकि वो तो मुगलों से लड़े थे। बहुत सारे इस तरह के प्रश्न आए, बहुत सारे चीजें आई और ये सवाल उठा कि भाई अब इतिहास को नहीं मिटा सकते, इतिहास तो सबक लेने के लिए होता है और उस सबक की सिस्टम को ही आप हटा देंगे। ये भी बात आई कि अब यूपीएससी में क्या होगा। यूपीएससी में अगर सवाल पूछे जाएगा तो उत्तर प्रदेश के बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं इतिहास वो वाला, तो कहाँ से आएगा। तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार शैलेश जी ने इस बात को कहा कि नहीं, अब यूपीएससी के सवाल भी बदल जाएंगे। और उसके बाद ये भी खबर आई कि एनसीईआरटी ने निराला और फिराक दोनों की कविताओं को हटा दिया। अब ये जो जोड़ घटाना किया है कि एक तरफ आप पाठ्यक्रम से मुगल काल को हटा रहे हैं और कह रहे हैं कि आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाएंगे नहीं, और दूसरी तरफ जिस संस्था को आतंकियों का अड्डा बताते रहे हैं उसके कुलपति को आप विधान परिषद भेज देंगे इस नाम पर कि हम सबका साथ सबका विकास। ये दरअसल जोड़ घटाना है और ये जोड़ घटाना मेरी समझ में आ नहीं रहा है।
मैं एक यहाँ ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद इस जोड़ घटाने को अपने पैनल से समझने की कोशिश करूँगा। बड़ा सवाल कि ये गुणा गणित है क्या, ये जोड़ घटाना है क्या? एक तरफ जिसे आप आतंकियों का गड्ढा जिस संस्था को कहते हैं, उस संस्था के वाइस चांसलर को एमएलसी बना दिया गया, और एक तरफ ये बात की जा रही कि भाई मुगल काल आक्रांताओं का काल है, उसे इतिहास में ही नहीं पढ़ाएंगे, हटा दिया आपने। उसकी चपेट में महाप्राण निराला और फिराक जैसे महान लोग भी आ गए। ये दोहरी बातें कैसे हैं? क्या गुणा गणित है इसके पीछे, और क्या साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें कि सबका साथ सबका विकास अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मेरा सवाल यही है कि भाई सेकुलरिज्म, क्या भारतीय जनता पार्टी सेकुलरिज्म की तरफ लौट रही है, या ये क्या जोड़ घटाना क्या है? ये एक अपने आप में इसे समझना एक, मुझे लगता है एक पजल टाइप का है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जय तिलक जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। राजीव बख्शी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। बख्शी साहब, आपका भी बहुत स्वागत। ज्ञानेश्वर द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता जीवीएस नंदन साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आप सभी मेहमानों का। ज्ञानेश्वर द्विवेदी के पास जाता हूं सीधे और उन्हीं से इस मंथन की शुरुआत करता हूं। ज्ञानेश्वर जी, दो बातें, अगर आप जुड़ गए होंगे तो मेरी बातों को आप सुन रहे होंगे, दो बातें कैसे हो सकती हैं? जिस संस्था को बीजेपी के लोग, हिंदू संगठन के लोग आतंकियों का अड्डा कहते थे, उस संस्था के कुलपति को भेजा गया विधान परिषद। एक तरफ मुगल काल आक्रांताओं का काल है, ठीक बात है, ये सोच हो सकती है कि भाई आक्रांता थे, उनका इतिहास हम क्यों पढ़ाए, हटा रहे हैं आप। दूसरी तरफ एएमयू के जो कुलपति या पूर्व कुलपति हैं तारिक मंसूर साहब, वो विधान परिषद पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने उन्हें मनोनीत किया है। और ओवरऑल जो देखने की स्थिति मिल रही है कि भाई बहुत सारे काम भी बीजेपी कर रही है, ऐसा नहीं मुसलमानों के लिए। तो क्या ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी भी सेकुलरिज्म की राह पर चल रही है? और ये जो विरोधाभासी बात है, इसका जवाब मैं जरूर आपसे चाहूँगा, एएमयू और मुगल दोनों को लेकर। ज्ञानेश्वर भाई, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप पैनल में सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कोई विरोधाभास नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति इस देश के खिलाफ, इस संविधान के खिलाफ अगर प्रलाप करेगा और उल्टे सीधे नारे लगाएगा, तो उसके विषय में गलत बात, उसके विषय में कानून अपना काम करेगी, उसको बैन भी किया जाएगा, उसको सजा भी दी जाएगी। लेकिन अगर उसी में कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ये कहाँ का सिद्धांत है? दूसरी चीज, मुगलों की, जहां तक मुगल की बात है, मुगल शासकों की बात है, मुगल शासक हमारे देश में को लूटने की ही नियत से आए थे। तो जिन्होंने हमारे धर्म का नाश किया, हमारे देश का नाश किया, हमारी संपत्तियों का नाश किया, हमारी सभ्यता का नाश किया, उसका गुणगान करने का कोई तात्पर्य नहीं है। या आज तक होता रहा है तो गलत है। विरोधाभास इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि हम हमेशा से सेकुलर थे। वो सेकुलर चिल्लाने वाले लोग सेकुलर नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से सेकुलर थी। जब वो सरकार में आई तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जब वो प्रधानमंत्री बने तो इस देश में मदरसों को फंडिंग देने का काम उन्होंने किया। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने सबका साथ, सबके विकास के साथ जो सुविधाएं सबको मिल रही थी, वही सुविधा से कोई भी इस देश का नागरिक वंचित नहीं रहा। चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी जो भी इस देश में निवास करता है, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने जो सुविधाएं हमको मिल रही हैं, वही सुविधाएं उनको भी मिल रही हैं। इस वजह से कहीं विरोधाभास नहीं है। कोई व्यक्ति अगर हमारे देश को बढ़ाने में सहयोग कर सकता है तो हम उसका चयन करके उसको आगे कर रहे हैं।
इसमें इतना हो हल्ला और ये डिबेट का कोई विषय नहीं था। नहीं, क्योंकि विषय तो हमें वो तय करने दीजिए ना। अलीगढ़- आप अपना पक्ष रखिए भाई ज्ञानेश्वर भाई, विषय तो हम ही तय करेंगे फिलहाल। आप अपना पक्ष रख सकते हैं कि ठीक है होल्ला नहीं बचना चाहिए, लेकिन विरोधाभास नहीं है। जिस संस्था को आप आतंकियों का अड्डा बताते रहे हैं, तो एक व्यक्ति उसका कुलपति होकर कैसे बच सकता है इन सब चीजों में? फिर आप उस पर भी सवाल उठाते हैं और आप ले लेते हैं जो दूसरे दल कहते हैं कि आपके यहां आ जाता है तो धुलाई मशीन में आप उसको पाक साफ कर देते हैं। ये आपके यहाँ आपने एक अच्छा फार्मूला रखा है कि उससे तुरंत उसको स्वच्छ कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तारिक मंसूर साहब कि मैं उनके किसी उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई एक तरफ आप निराला को भी चाप लेते हैं, एक तरफ आप फिराक को भी चाप लेते हैं। हो सकता है इनको हटाने वाले को पता ही ना हो कि उनका नाम रघुपति साय फिराक है। ऐसा नहीं है ज्ञानेश्वर भाई है कि नहीं है? मुझे लगता है थोड़ी सी डिस्टरबेंस इसलिए है क्योंकि मेरे यहाँ लाइट डिस्टर्ब हो गई है। बोलिए, मैं आपको देख रहा हूं मन की आंखों से, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है, उन्होंने कुलपति रहते हुए क्या उन घटनाओं का समर्थन किया जो वहां पे हुए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो नारे लगे, जो देश विरोधी कार्यक्रम चले, उसका उन्होंने वहां रहते हुए समर्थन नहीं, समर्थन क्यों करें? वो थोड़ी नारे लगाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी भी। कैसे नारे लगे भाई? अगर मैं इस चैनल में हूं और कोई गलत बात कोई एंकर कर देगा तो नोटिस मेरे नाम आएगा, जिम्मेदारी मेरी होगी, तो मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊंगा? उन्होंने उन दोषियों के खिलाफ। मेरा विषय तारिक मंसूर नहीं है आज, मेरा विषय बीजेपी का मुस्लिम प्रेम है। और जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं कि दूसरे को सेकुलर कहकर जो लोग टीज किया करते थे आपके लोग, वो आज क्या उसी राह पर हैं? और क्या आप लोगों को वोट बैंक का डर सता रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? मेरा सीधा सवाल विषय भी यही है। भाई साहब, हिंदुस्तान में रहने वाले 140 करोड़ लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रेम है। केवल मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू ऐसा नहीं है कि बाइफरकेट करके है। क्योंकि इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जितनी भी योजनाएं चलाई वो पूरे देश के लिए चलाई, उससे पूरे देश के लोग, हर वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि वो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं और उनको अब हमने लाभान्वित करना शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने और इसकी वजह से हम उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। पहले दिन से, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो भी योजनाओं का विस्तार हुआ, जो योजनाएं तो आप लोग फिर टिकट उनको क्यों नहीं देते? लोकसभा विधानसभा टिकट क्यों नहीं देते? ये भी तो भागीदारी है, तो उसमें आप वंचित करते हैं कि भाई पब्लिक का चुनाव मुसलमान आपके टिकट पर ना लड़े। भाई साहब, हम लोग वंचित नहीं करते हैं। कहाँ टिकट, कहाँ लोकसभा का किस सांसद को आपने टिकट दिया भाई ज्ञानेश्वर जी? हर पार्टी चाहती है कि हमारा कैंडिडेट जीते। अच्छा, तो मुस्लिम जिताओ नहीं है आपके लिए? हो सकता है कि ऐसे लोग टिकट हमारी पार्टी से मांगते हैं जिनका जनाधार, व्यक्तिगत जनाधार ना हो, इसकी वजह से नहीं दिया जाता। ठीक बात है, ठीक बात। अब चूंकि मैं जीवेश नंदन के पास जाऊंगा, जेडीयू के नेता हैं और लगातार बिहार में जो हंगामा बवाल चल रहा है, इनके ऊपर आरोप लगता है कि ये भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं भाई मुस्लिम परस्त लोग हैं, ये हो रहा, बिहार जल रहा और रोजा अफ्तार कर रहे हैं। बहुत सारी बातें मैं आज देख रहा था राष्ट्रीय मीडिया में। भाई ज्ञानेश्वर द्विवेदी कह रहे हैं कि भाई जो अच्छा व्यक्ति है, मतलब ये कीचड़ से कमल लेकर आए हैं जीवेश नंदन, ये कीचड़ से कमल लेकर आए, इनका चुनाव निशान भी है। और ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर वहाँ हुआ तो उसका समर्थन उन्होंने नहीं किया, मुगलों ने अगर गड़बड़ किया तो उनका इतिहास ही हटा देंगे। मतलब ये अगली पीढ़ी को बताने नहीं देंगे भारत में हुआ क्या। और निराला जी भी चपेट में आ गए और फिराक भी आ गए। जीवेश नंदन जी, धन्यवाद। मेरा नाम मनीष नंदन है। मनीष नंदन जी, माफ कीजिएगा मनीष नंदन जी, कुछ लिप की त्रुटि के कारण मेरे पास ये आया, माफ कीजिएगा जी। चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो चरित्र है वो देश का बच्चा देश की मीडिया, विदेशी मीडिया, विदेशों में भी ये जाना जाता है कि एक मुस्लिम विरोधी चरित्र है। ये एक पूरा, जब से भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई है 1980 से लेकर के अभी तक में, वो मुस्लिम विरोधी चेहरा अभी तक बना हुआ है। इन्होंने सबसे पहले जनता को मूर्ख बनाने का जो काम किया है, जो मिडिल क्लास इनके सपोर्ट में हमेशा वोट दिया करते थे, उन मिडिल क्लास को भी जो है मूर्ख बनाने का काम किया है। तो अब क्या करना है? अब ये करना है कि अब मूर्ख बनाने के लिए किसी और को ढूंढना है। तो अब क्या किया जाए? तो चलिए कुछ मुस्लिम कार्ड खेल करके देख लिया जाए। हालांकि मुसलमान इनके जो है उस पर आने वाला नहीं है, कि इनकी बातों में आने वाला नहीं है। किस तरीके से इन्होंने रोजगार की अवस्था कर दी देश में, बेरोजगारी किस तरह से बढ़ रही है। 600 साल का मुगलिया इतिहास को हटा रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। जो मुगलिया इतिहास है उस समय क्या 600 साल में
600 साल में जो मुगल आए थे, यहाँ पर रह रहे थे, जो मुसलमान अभी तक रह रहे हैं और हमारे हिंदुओं के साथ और अन्य धर्म के लोगों के साथ मिल करके रह रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हर किसी पर पड़ता है। तो आप कैसे स्टडीज को कीजिएगा, कैसे ये जो सोशियोलॉजी की स्टडी होती है ये कैसे कीजिएगा जब सारा इतिहास ही आप मिटा दीजिएगा। तो ये वो कह रहे पढ़ने हैं को कि देंगे आपको, चिंता क्यों कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे ही, उसकी जगह काली थोड़ी रखेंगे वो। जी नहीं, कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे। वो क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, वो क्या पढ़ा रहे हैं ये भी देख रहा है देश, ठीक है। और लोगों को जो है जो युवाओं को पकोड़े तलवा रहे हैं वो भी देख रहा है देश। किस तरीके से जो है यहाँ पर ढिंढोरा पीटने वाली ये पार्टी है, ब्रांडिंग की पार्टी है कि ये कोई चीज कर देगा। पहले भी हमने जो है शाइनिंग इंडिया देखा है किस तरीके से जो है इलेक्शंस हारे थे। तो अगला जो देखिए इलेक्शन ये हर दल को, जीवेश भाई, मनीष भाई, सारी चीज़ें ये है कि हर दल को ये अधिकार है कि भाई वो अपनी ब्रांडिंग करे, अपनी मार्केटिंग करे। उसमें दिक्कत क्या है, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोग भी करिए। एक ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद मैं अरविंद जयतिलक साहब के पास जाऊँगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सीधे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक साहब के पास चलूँगा। अरविंद जी, पूरा गुणा गणित जोड़ घटाना आपके सामने है, क्या इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? जोड़ घटाने के पीछे एक तरफ वो घटा रहे हैं, दूसरी तरफ जोड़ रहे हैं। हाँ दुर्गेन जी, देखिए इसके 2-3 आयाम हैं, 2-3 संदर्भों में समझना होगा जी एक तो इसका सांस्कृतिक पक्ष है, दूसरा इसका राजनीतिक पक्ष है जी। यह किसी से छिपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है स्पष्ट है। एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, दूसरा जो है डेवलपमेंट। और जहां तक पाठ्यक्रम का बात है तो यह जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो फ्रेम है उसमें मुगल जो है फिट नहीं बैठते हैं। तो इसके पीछे उसके कई अपने उसकी धारणाएं हैं। धारणाएं इस अर्थ में है कि जब गांव में कहा जाता है कि चारपाई एक तरफ से जब आप बुनेंगे तो दूसरे तरफ से अपने आप बुना जाएगा। जिस देश में आक्रांताओं के नाम पर अब दिल्ली राजधानी की बात करिए तो हुमायूं रोड, जहांगीर रोड, अकबर रोड, न जाने कितने कितने रोडों के नाम पड़े, लेकिन कभी भी उनसे लड़ने वाले लोग चाहे राणा प्रताप हो, शिवाजी हो, उनको उनके नाम पे कहीं आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो निसंदेह जो है सियासत की जो धार होती है उसको पकड़ती है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है अपने जन्म काल से पकड़ा, पहली चीज। दूसरी चीज जो है इतिहास लेखन को लेकर के इस देश में एक विमर्श का दौर चला है और माना गया है कि पूरा जो है कहीं ना कहीं पक्षपात हुआ है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है कि डाकुओं का सरदार था, इतिहास में हम लोग खुद पढ़े, इतिहास का विद्यार्थी भी रहे। शिवाजी को पहाड़ी चूहिया कहा गया, कुछ भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी कहा गया। इस तरह की जो धारणाएं बनाई गई। चंद्रगुप्त मौर्य को किस पुस्तक में कहा गया जयतिलक जी? हम लोगों ने जो बचपन में पढ़ी उसमें तो बहुत महिमा मंडित किया गया। आप देश के जो है तमाम इतिहासकार, हाँ, वो बहुत सारे लोग जैसे उनको चारण वाले लोग कह सकते हैं, जो इस तरह के लोग हो सकते हैं, उन्होंने लिखा होगा। लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से अब तक, उसमें एक महान शासक के रूप में उन्हें कहा स्थापित किया गया इस देश में। आप जो है रोमिला थापर का इतिहास पढ़ लीजिए, देश की जानी मानी इतिहासकार है, उनको पढ़ लीजिए। और उर्मिला थापर को कुछ लोग पढ़ते होंगे, लेकिन वो शाश्वत ना पाठ्यक्रम में कभी पढ़ाई गई, मुझे नहीं लगता कि अब हो तो हो, नहीं हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा उनको। इस पर बोलिए। काफी जो है विमर्श का दायरा चला है, इसे आप या हमको इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, बोलिए, कंप्लीट करिए। हाँ, दूसरी चीज जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर के, बेशक जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साहित्यकार की धरती रही है, लेखकों की रही है, रंगकर्मियों की रही है, ये शायद ही भारत की कोई यूनिवर्सिटी इतना जो है ऊर्जावान जो है लोगों को अपने हाथ से जो है निकाली हो। लेकिन एक परसेप्शन भी होता है। आप देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के टॉप क्लास के लीडर थे आजादी के दौरान, चौधरी खलीकू जमा। उनकी एक किताब है पाथवे टू पाकिस्तान, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं हुआ तो शायद भारत का बंटवारा नहीं होता। एक और उसमें घटना का जिक्र किए हैं दुर्गेन जी, उन्होंने लिखा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आए आजादी के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने के लिए, तो कुछ लोगों ने उनके मुंह पर थूक दिया। एक सेक्शन ऐसा था जो कभी नहीं चाहता था कि हिंदू मुस्लिम एकता जो बन पाए, और वो वहां के विद्यार्थियों ने ऐसा काम किया। भैया नहीं, सभी विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग हर जगह ऐसे हैं। जो जिन्ना के फोटो को लेकर के किस तरह विवाद हुआ, जिन्ना भारत के लिए किस तरह आज की तारीख में प्रासंगिक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनकी पैरोकारी करते। पहली चीज, इसका जो एक सांस्कृतिक जो कॉन्सेप्ट है भाजपा के फ्रेम में, मैंने जैसे कहा वो इससे उसी तरफ फिट नहीं बैठा। अब इसलिए मैं राजनीतिक पक्ष पे आता हूँ।
अब देखिए राजनीतिक पक्ष ये है अच्छा, कि एक छोटा सा 2022 जवाब मुझे जरा चूंकि आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं एक छोटा सा जवाब और आपसे चाहता हूं कि अगर मुगल नहीं सूट करते तो बूटों से कुचलने वाले का ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को हम सर पर बैठाएं? अरविंद जय तिलक, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तनिक पे इससे इत्तेफाक उनका नाम नहीं रखता हूं। लेते, अंग्रेजों का नाम नहीं लेते हैं लोग। मैं अपनी बात नहीं, भाजपा की बात कह रहा हूं। मुझे नहीं, आपकी बात मैं कर भी नहीं रहा हूं, मैं भाजपा के साथी हैं, उन्हीं की बात, उनसे मैं कहूंगा इस बात को कि भाई ब्रिटिशर को क्या सर पे बैठाएं? उन्होंने हमें कुचल कर मारा, हमारे मान को मर्दन किया, उनकी जय जयकार करें, उनका इतिहास क्यों नहीं हटेगा भाई? मुझे लगता है कि भारत का कोई भी एक जिम्मेदार नागरिक जो है ब्रिटिश की जयकार नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि आपने देखा कि किस तरह जो है शशि थरूर गए थे इंग्लैंड में ही, और किस तरह से ब्रिटिश वासियों को वहां पे लताड़ा था कि आप लोगों ने क्या किया। अमृतसर की जो घटना घटी थी जलियांवाला बाग की, किस तरह से आज भी उसका प्रतिकार होता है और माफी मांगने के लिए कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी राजनीतिक दल जो है ब्रिटिशर की जय जयकार करेगा। जय जयकार का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नारे लगाएंगे जय हो लाल डलहौजी की जय हो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि फिर इसको भी हटना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर हाँ, बोलिए। पश्चिमी देशों में चले जाइए, वहां के लोग जो है अपनी सांस्कृतिक जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रति पूरी तरह से जागरूक है। चलिए इस बातों को छोड़िए, आपने जो बार बार कहा गुआ गणित की बात, मैं उसको छोड़ जाता हूँ, राजनीतिक पक्ष पर जाता हूँ। देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है। मुस्लिम लोगों को जोड़ने का भाजपा का सीधा एजेंडा है कि 2022 में जिस तरह से 8% उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट मिला है, भाजपा उत्साहित है। आप देखिए बसपा को सिर्फ 6% मिला है और कांग्रेस को 3% मिला। अगर दोनों को जोड़ दे तो 9% होता है। लगभग भाजपा जो उतना पाने में जो है कामयाब रही। अब भाजपा की चिंता क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 24 जिले हैं उसमें 22 लोकसभा की सीटें आती है और लगभग जो है 141 जो है विधानसभा के जो वहां पे चुन करके लोग आते हैं। 141 में समाजवादी पार्टी के पास और आरएलडी के पास मिलाकर के 41 है। 2019 में 7 सीटें भाजपा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हारी है। उसमें आपका देखिए अमरोहा है, बिजनौर है, नगीना है, सहारनपुर है, जो बसपा जीती, चारों सीटें जीती। फिर आप देखिए 3 सीटें जो है आपका रामपुर है, संभल है, मुरादाबाद है, सपा जीती। तो कुल मिलाकर के उसकी अपनी एक चिंता है। एक चिंता और है, सपा 111 सीट जीती है, आरएलडी 8 जीती है। अगर इसको आप लोकसभा में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन जो है 25 सीटें आज की तारीख में सपा बढ़त बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता यह भी है कि पूरा उत्तर प्रदेश में 1,73,000 बूथ है। 22,000 बूथों पर जो है यादव और मुस्लिम जो है पूरी ताकत के साथ है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को लग रहा है कि मुस्लिम जमात के लोगों के बीच अपनी जो है स्वीकार्यता को मजबूती देंगे तो लोकसभा में हमें फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं इसका एक अपना राजनीतिक पक्ष भी है। तो अरविंद जी इसको क्या ऐसे देख सकते हैं कि जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था परोक्ष अपरोक्ष रूप से, वो 6% पर आ गए, जिनके ऊपर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, और पार्टी ने बहुत सारे एफर्ट नहीं किए इन वोटों को पाने के लिए, लेकिन उसको 8% मिले, तो इसको लेकर उत्साहित है क्या? क्योंकि उसको लग रहा है कि जिन लोगों को लगाया वो अब काम नहीं कर पाएंगे जिस काम की उन्हें जरूरत है लोकसभा में। देखिए दुर्गेश जी, मैं इसको दूसरे अर्थ में देखता हूं। देखिए किसी भी समाज के निर्माण में राष्ट्र का या राज्य का हो, अर्थ की बड़ी भूमिका होती है। जब लोगों के हाथ में जो है योजनाएं पहुंचती है, उसका लाभ मिलता है, तो लोगों का नजरिया भी बदलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, चाहे वो टॉयलेट का हो, आवास का हो, लोगों या अनाज जो वितरण हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग ऐसे उसके मुरीद हुए हैं कि चलिए सरकार जो कोई सरकार कुछ नहीं देती थी, आज के तारीख में उसके घर बन रहे हैं, उसके आवास बन रहे हैं, उसके टॉयलेट बन रहे हैं, उसके पास अनाज मिल रहा है। यह भी जो है बहुत कुछ परिवर्तन लाता है। तो ये कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी योजनाओं को जमीन पर परकुलेट करने में सफल रही है। और दूसरी तरफ जो अब देखिए अभी आपने बताया अपने जरिए, स्टूडियो के जरिए कि किस तरह जो है मोहसिन रजा को, फिर बाद में 2018 में बुक्कल नवाब को भी किया गया, दानिश अंसारी को किया गया, प्रोफेसर इनको तारिक साहब को किया गया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ब्लेम लगाता है उस अवधारणा को भी वो तोड़ना चाहती है। तो कुल मिलाकर के उसकी अपनी एक रणनीति है और हम लोग उसी नजरिए से उसको देखते हैं। जी ठीक बात है। इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ छात्र नेता कुंवर मोहम्मद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए कुंवर मोहम्मद साहब। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके कुलपति जो आज तक थे, पूर्व कुलपति हैं तारिक मंसूर साहब, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सिफारिश पर विधान परिषद चले गए। इस पर एक टिप्पणी आपकी चाहूँगा, फिर मेरा सवाल होगा आपसे। देखिए, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं इसे जो है यूनिवर्सिटी के लिए कुछ अच्छाई की बात करूं या यूनिवर्सिटी को जो है वो एक दाग टाइप का लगाए उसकी बात कहूं। क्योंकि आज तक जो है पहले भी जो है
हमारी वाइस चांसलर जो हैं वो आगे गए हैं वाइस चांसलरशिप के बाद में, लेकिन उपराष्ट्रपति बने हामिद अंसारी साहब या जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति बने। पहली बार ऐसा हुआ है यूनिवर्सिटी के और हिंदुस्तान के इतिहास में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है वाइस चांसलरशिप पूरी करने के बाद में एमएलसी बने। तो लगता है मुझे कि उन्हें अगर मेरा अब इसमें मुबारकबाद देने के लिए कुछ बचता है तो आप खुद सोच लीजिए क्या बचता है मुबारकबाद देने के लिए। आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं मोहम्मद साहब, आप कुंवर मोहम्मद साहब बहुत इंटरेस्टेड दिख नहीं रहे हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए। देखिए हक अगर हक और कद जो है वो कद के हिसाब से कहते हैं ना कि अगर कद मिलता है तो मुझे लगता है कि अगर राज्यसभा सांसद अगर बनाते तो शायद लगता कि हाँ उनके कद के मुताबिक कुछ है। उससे पहले कांग्रेस ने किस तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जो है कद के हिसाब से जो है हम लोग ये सुनते आए थे कि हमारे वाइस चांसलर इक्विवेलेंट टू गवर्नर होते हैं, लेकिन अब वो जो है एक एमएलसी बनाए जा रहे हैं वाइस चांसलर हमारे। अच्छा, मुझे लगता है कि उनके कद के हिसाब से नहीं मिला, हमारे वाइस चांसलर साहब को और बड़ा मिलना चाहिए था। अच्छा, गवर्नर कम से कम गवर्नर बनाना चाहिए था, एमएलसी पर नहीं लगता है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ मौजूद हैं ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी, मैं उनसे कहूँगा कि भाई अगली बार कुछ करिए, तारिक साहब के लिए कुछ और थोड़ा सा करिए। आप लोगों ने दिल दरिया किया है तो थोड़ा और कर दीजिएगा दरिया। भाई कुंवर मोहम्मद साहब काफ़ी मायूस हैं, करें कि यहाँ के हामिद अंसारी साहब हों चाहे जाकिर हुसैन साहब हों, सब ये लोग सब उपराष्ट्रपति हुए हैं और यहाँ के बाद बहुत उन्होंने वास्तव में एक लैंडमार्क स्थापित हुआ है। ये दोनों नाम आप इनको कतई छोटा करके नहीं आंक सकते। कुंवर मोहम्मद साहब, एक सवाल मेरा और है, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ और मेरे सवालों का जवाब, चूँकि बीजेपी के नेता अपने हिसाब से उनको कहना है और मैं उनका बहुत प्रशंसा करता हूँ कि बहुत चतुराई से हमारे सवालों का वो जवाब घुमा फिरा कर दे रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटियों को आतंकियों का अड्डा कहा जाता है, उसके वाइस चांसलर को फिर बीजेपी क्यों भेज रही है? अब अड्डा कहने वाले भी यही लोग हैं और उनके वाइस चांसलर साहब। मेरा सवाल यही है, इन्हीं लोगों से सवाल है और आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहता हूं कि भाई अगर ये लोग कहते रहे हैं, हिंदू संगठनों के लोग, बीजेपी के लोग ये कहते रहे कि भाई ये तो अड्डा है आतंकियों का, नारे लगाते रहे लोग देश विरोधी, और फिर वहां के वाइस चांसलर को बीजेपी ले रही, तो ऐसा कौन सी खसूसियत उनको अचानक नजर आ गई, हृदय परिवर्तन हो गया? मैं तो कह रहा हूं क्या ये सेकुलरिज्म की तरफ लौट रहे हैं क्या ये लोग? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, दोनों ही यूनिवर्सिटीज जो हैं वो शिक्षा का मंदिर हैं और शिक्षा के मंदिर को जो आतंक का अड्डा कहते हो वो अपनी सोच को जो है बताएं लोगों को कि उनकी कथनी करने में इतना अंतर क्यों है। जब वहां के स्टूडेंट और वो जो जगह जब अड्डा है आतंकियों की, तो वहां के सरबराह जो है वो तो उनके सरदार होंगे। बताइए भाई ज्ञानेश्वर जी, वो कह रहे हैं कि भाई अगर उनके सरबराहकार फिर तो सरदार ही होंगे। ज्ञानेश्वर द्विवेदी, कुंवर मोहम्मद का जवाब दीजिए। ज्ञानेश्वर जी की आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है अनम्यूट करिए अपने आप को आप। वो शिक्षा का मंदिर है, मोहम्मद साहब ठीक कह रहे हैं, शिक्षा का मंदिर वो भी है और बीएचयू भी है। बीएचयू में आज तक कभी देश विरोधी नारे तो नहीं लगे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही क्यों लगे? यहाँ तो वहां के छात्रों को ये सोचना चाहिए कि यहाँ क्यों लग रहे हैं, वहां क्यों नहीं लग रहे हैं। यहाँ भी छात्र इस मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और वहां भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। दोनों कुछ लोग हैं जो जिनको बरगलाया जाता है और वो अपनी संकुचित मानसिकता की वजह से उस बरगलाने के चक्कर में आ जाते हैं। इस वजह से ऐसी दुर्घटनाएं कहीं कहीं हो जा रही है और कुछ लोगों की गलतियों को लेके पूरे समाज को दोषी तो नहीं, पूरे विद्यालय को, पूरे शिक्षा के मंदिर को तो क्या बात है आज ज्ञानेश्वर भाई, हृदय परिवर्तन अद्भुत अद्भुत अद्वितीय है। मैं तो यही सुनने को तरस गया, आज आपके मुंह से मैंने सुन लिया कि भाई ठीक बात, यही तो बाकी लोग कहते रहे कि कुछ लोग अगर नारे लगा रहे हैं, चाहे जेएनयू में हो, चाहे एमयू में हो, चाहे जहां भी हो इस देश में, तो सारी संस्था को थोड़ी आप बुलडोजर से गिरा देंगे। कुंवर मोहम्मद कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए कुंवर मोहम्मद। देखिए हम लोग सब गांव से बिलोंग करते हैं, शहर में तो पढ़ने के लिए आए, तो गांव में दादी नानी कहानियां सुनाती हैं कि फलानी पीपल के नीचे भूत हुआ करता था, वहां छलावा हुआ करता था। ऐसे ही कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो एक पार्टी विशेष के लोग हैं जो सिर्फ छलावे पर यकीन करते हैं, इतिहास की बात नहीं करते। इतिहास देखें, बीएचयू ने जहां असहयोग आंदोलन को नहीं माना था, गांधी जी का सहयोग नहीं किया था सहयोग आंदोलन में, वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने
गांधी जी के लिए जितने भी स्टूडेंट थे सबने BTCS के जितनी भी कपड़े, यहाँ तक कि उनके लिबास तक को फेंक दिया था। और गांधी जी को बग्गी के में जब लेकर आए थे स्टेशन से, तो घोड़ों को हटाकर स्टूडेंट लेकर आए थे। ये हमारी पहचान है। कोई, इन्होंने कहा कि भाई वहां BHU में नहीं लगे देश विरोधी नारे, अगर AMU में लगे तो उसका कोई रिकॉर्ड दिखाइए ना आप। अब एक इंसान कहाँ क्या करता है, कोई रिकॉर्डेड बात करिए, एजुकेटेड बात करिए, हिस्ट्री को लेकर बात करिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कब देश विरोधी नारे लगे थे, उसे कभी आप बताइए ना, बयान करिए ना। सिर्फ आप अपने मनगढ़ंत कहानी क्यों बनाते हैं? अच्छा कुंवर मोहम्मद, आप हिस्ट्री की बात आ गए तो हिस्ट्री के एक सवाल भी आपसे कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई मुगल आक्रांताओं के जो पाठ हैं, पूरा जो मुगलिया सल्तनत है, ये कह रहे हैं कि भाई हमने आक्रांताओं का अंत कर दिया, पाठ्यक्रम से NCERT यूपी बोर्ड सब ने हटा दिया, और उसकी चपेट में फिराक साहब भी आ गए और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी आ गए। अच्छा ये बताइए, इतिहास आक्रांता का हो या जो है वो भारत के सूरवीरों का हो या बाहर के से आए हुए सूरवीरों का हो, इतिहास कभी मिटाया जा सकता है? ये मिटा रही है? आप कैसी बात कर रहे हैं कुंवर मोहम्मद साहब? ये मिटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं? ज्ञानेश्वर जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं मिटाकर रख दूंगा। ये आने वाले वक्त में दोषी होंगे ना भारत के, जब हमारे बच्चों को यही पता नहीं लगेगा कि ताजमहल किसने बनाया है, तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्या पढ़ेंगे हमारे बच्चे? वो कह रहे तेजो महल है। कौन सा ताजमहल की बात कर रहे हैं? वो कह रहे तेजो महल है, वो तेजो महल पढ़ाएंगे, आप देखिएगा। आपकी हमारी संतानें तेजो महल पढ़ेंगी उसको। क्या ऑक्सफोर्ड में जाके जब हमारा स्टूडेंट बोलेगा और वो तेजो महल कहेगा ताजमहल को, क्या वहां के लोग हंसेंगे या उसकी जो है वाह करेंगे? ये बताइए, हम दुनिया क्या कहेगी? हाँ, और ये भी एक समस्या आएगी कि शिवाजी महान, मतलब महावीर थे, सूरवीर थे। अब कैसे बताएंगे वो किससे लड़े? महाराणा प्रताप किससे लड़े? ये भी कैसे बताएंगे? मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद मैं ज्ञानेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जाऊंगा और फिर बाकी लोगों से चर्चा करूंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे तारिक मंसूर साहब को MLC बना दिया है, लेकिन MU के छात्र वो कह रहे हैं कि भाई ये छोटा पद है उनके लिए। यहाँ चाहे वो जाकिर हुसैन साहब हों और चाहे अन्य लोग हों, उनको उपराष्ट्रपति यहाँ से हुए हैं। हासिम अंसारी साहब भी उपराष्ट्रपति हुए, MU के कुलपति थे, और जाकिर हुसैन साहब भी। तो बीजेपी को कुछ और दिल दरिया करना चाहिए। इसको लेकर, इतिहास को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जोड़ घटाना जो आज हमने इसको देखा कि शिक्षा में ही जोड़ घटाना है। एक तरफ मुगलों का पाठ हटाकर संदेश दिया जा रहा है कि आक्रांताओं का इतिहास नहीं पढ़ाएंगे हम,
उसी चपेट में निराला जी और फिराक साहब भी आ गए। और दूसरी तरफ एएमयू के कुलपति, जो एक बहुत महान शिक्षा संस्थान है, उनको बीजेपी का एमएलसी बनाया गया है, सरकार की सिफारिश पर उन्हें मनोनीत किया गया है। इसको लेकर एक गुणा गणित जरूर है और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक साहब ने बताया कि भाई ये गुणा गणित है, और उन्होंने वोटों का परसेंटेज भी दिया, तमाम सारे उन्होंने आंकड़े भी रखे। ज्ञानेश्वर द्विवेदी के पास जाऊंगा, चूंकि ब्रेक से पहले वो कुछ कहना चाह रहे थे। ज्ञानेश्वर भाई अपनी बात कहिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुगल काल को हटाया नहीं जा रहा है। मुगल काल में जो त्रुटियां हुई, जैसे अकबर द ग्रेट, जो हमारे हिंदुस्तान को लूटने की नीयत से आया, जो जिसने यहाँ पे आके मार काट और बहु बेटियों की अस्मिता का हनन किया, ऐसे व्यक्ति को अकबर द ग्रेट, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और वो प्यार करते थे अपनी बेगम से। एक बेगम तो थी नहीं उनकी तो 12 बेगम थी। तो कैसे उन्होंने एक बेगम के बनवाया, 11 बेगम छोड़ दिया? ये सब अच्छा, उसमें भी नारी स्वाभिमान आप लेकर आएंगे? ठीक बात। नारी स्वाभिमान नहीं है बस, अब ये पूरा झूठ है। अच्छा, हाँ, इस समय उनकी सत्ता थी, उन्होंने जो नाम दे दिया, जो पढ़ाना। अब ये लोग अभी अजान करते हैं, अजान में अल्लाह हो अकबर क्यों जोड़ा गया? क्योंकि अकबर उस समय के राजा थे, उन्होंने कहा कि भाई हम अल्लाह के साथ मेरा भी नाम जुड़ना चाहिए। वो माथा पीट रहे हैं कुंवर मोहम्मद माथा पीट रहे हैं, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं ज्ञानेश्वर भाई? बोलिए कंप्लीट करें, मैं जाऊंगा कुंवर मोहम्मद के पास जाऊंगा। मैं कुंवर मोहम्मद जी को यही उतना ही पढ़ाया गया, इस वजह से इतना पता है। अब धीरे धीरे इतिहास जब नए तरीके से लिखा जाएगा, जो ओरिजिनलिटी है वो तो आगे के लोग कहेंगे कि आपने असर डाल के, आपकी सरकार ने असर डाल के जबरन लिखा लिया कि मुझे महान कहो। फिर क्या होगा? फिर तो इस देश में यही चलता रहेगा, इतिहास ही लिखता रहेगा। सारा काम हम लोग छोड़ के इतिहास लिखने लगे, बस पढ़े लिखे नहीं कुछ। बोलिए। नया जीर्णोद्धार होगा, कोई नया इतिहास नहीं लिखा जा रहा है। जिनको पीछे के लोगों ने कूड़ेदान में फेंक दिया था, उनको लाके पढ़ाया जाएगा। ठीक बात है, ये होना चाहिए था। जिन लोगों को इतिहास में स्थान नहीं मिला, इसका मैं भी समर्थक हूं कि बहुत सारे वीर महावीर, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिनको जगह नहीं मिली, उनको इतिहास में जगह मिलनी चाहिए। और वर्तमान सरकार अगर ऐसा काम कर रही तो वो अच्छा काम कर रही। मैं कुंवर मोहम्मद के पास जाऊंगा। कुंवर मोहम्मद, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं यही समझ में नहीं आया। इन्हें ये बताइए आप कि अकबर जो है वो लुटेरे अगर होते तो भारत के साथ उनका ऐसा संबंध नहीं होता जो दिल से जुड़ा हुआ होता। उनकी फौज में जितने उनकी जो सिपाही सालार थे, उसमें आप हिंदू और मुस्लिम का समीकरण लगा लीजिए, उनके नवरत्न में हिंदू और मुसलमान की गिनती कर लीजिए आप। इसके अलावा अकबर जो उन्हें मिला था, मुगलों को खिताब मिला करता था। जैसे कि जहांगीर को खिताब जो जहांगीर दिया था वो सलीम नाम था, अकबर ने दिया था। लेकिन अकबर वाहिद ऐसा बादशाह इस हिंदुस्तान में गुजरा जिसे अवाम ने खिताब दिया अकबर यानी कि बड़ा। लेकिन अकबर पैदा हुआ जो है अभी 16वीं सदी में। इन्हें इतना तो बताइए, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, चेहरे से मासूम भी लग रहे हैं और शराफत भी है इनके अंदर, लेकिन इनका ज्ञान थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ है। और अजान हो रही है 14वीं सदी से, तो आप ये बताइए, अजान में अल्लाह अकबर 14वीं सदी में लगा हुआ है, वहां से लगा हुआ है 14 साल पहले से, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। 14वीं सदी में क्यों जोड़ रहे हैं अजान? 14वीं सदी में ना आप थे ना हम थे। कोई रिकॉर्डेड होगा 14वीं सदी का, तो आप बता दीजिए। आप थोड़ा सा पढ़िए ना। उसी इतिहास पर आके अटक गए। इतिहास ही तो बताता है कि पहले क्या हुआ था। बोलिए, कंप्लीट करिए कुंवर मोहम्मद, फिर मैं जाऊंगा जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है जी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि आप यही कमी है कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आप धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं, आप अजान को बीच में लेकर आ रहे हैं। एक आदमी से, एक इंसान से, बादशाह से आप अजान को जोड़ रहे हैं, आप धार्मिक भावना को हाथ कर रहे हैं। तो दिक्कत है, मुकदमा नहीं होगा। यही तो दिक्कत है, आप कानून के दायरे में नहीं आते। यही आप ये स्पीच कर रहे हैं, आप धर्म से जोड़ रहे हैं अकबर के नाम को, उससे क्या मतलब है? अजान में अकबर अपना नाम जुड़वा देगा? यही दिक्कत है आपके साथ। ये बताइए, आप जब कहीं फंसेंगे आपके साथ ये परेशानी है कि आप कानून तोड़ते हैं और उसके बाद के नाम पे कानून तोड़ते हैं और फिर आप ये ढोंग करते हैं कि आप सबको। चलिए, मैं दोनों लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया ऐसी कोई बात न कहें जो एक दूसरे के दिल को या एक दूसरे
के मन को आहत करे। मैं बहुत निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप दोनों से कतई ये बात मत करें, क्योंकि मैं बहुत इस मामले में मैं बिल्कुल बहुत संवेदनशील हूँ। कृपया प्लीज फतवा जारी कर दीजिए। अकबर को बड़ा आप कह रहे हैं साहब, हिंदुस्तान के आपके पूर्वजों ने कहा है अकबर को अकबर, उसका नाम तो जलालुद्दीन मोहम्मद था। आप अपने पूर्वजों को गाली दीजिए ना, उन्होंने क्यों उन्हें अकबर कह दिया? अच्छा कुंवर मोहम्मद साहब, मेरा अंतिम सवाल है कुंवर मोहम्मद साहब आपसे कि भाई ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और इस ओर जा रहे हैं तो लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अच्छी बात है अगर मुसलमानों को तरक्की दे रहे हैं, एमएलसी बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, दिक्कत क्या है? अरे तो एक बात बताइए, कद के बराबर देना, आप कद को घटाकर आप जो है वो ये बात हुआ कि बास को आप ये सबक दे रहे हैं जमीन पर बैठने का। जहां वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे आप उन्हें एमएलसी बना रहे हैं। आप हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं उनके कद के हिसाब से उन्हें दीजिए। सवाल ये कि वो जमीन पर बैठना चाहते हैं इसलिए बैठ गए, वो ये भी तो सवाल है कुंवर मोहम्मद। मेरा सवाल ये आपसे, वो क्यों जमीन पर बैठ गए वो? अब ये तो उन्हीं से पूछ जाए, लेकिन इन्होंने तो अलीगढ़ को अच्छा, इसमें एक छात्र नेता हैं आप, नेता आपके आगे भी लगा हुआ नेता, इसमें कोई राजनीति देखते हैं क्या आप? राजनीति देखते हैं क्या कोई? मुसलमानों को भागीदारी दे रहे हैं ना अपनी पार्टी में, मुसलमानों को बीजेपी वाले भागीदारी दे रहे हैं। तो दे तो रहे हैं, वो एमएलसी बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, कैसे दें भाई? देखिए हमारे स्टूडेंट राज्यसभा में जाया करते थे, अदीप साहब को देख लीजिए आप, ये हमारे वाइस चांसलर साहब को एमएलसी बना रहे हैं। ये भागीदारी कहां हुई? ये तो हमें दलील करना हुआ। ठीक है। अब जेडीयू नेता के पास जाएंगे, मनीष जी के पास। मनीष जी, आपने तमाम जो अब तक की चर्चा को सुना, ये बताइए भाई, बीजेपी अगर मुसलमानों के लिए कोई अच्छा काम कर रही तो भी दिक्कत क्या हो जाती? कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी सबके पेट में दर्द होने लगता है, समाजवादी पार्टी टेंशन में आ जाती है, अरे कहीं 2-4% और कट गया तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो मुसलमानों के लिए अच्छा काम करे ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मुसलमानों। अब आप देखिए बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने उर्दू शिक्षकों की भर्ती की थी, उस पर एक कार्यक्रम करके सबको भर्ती का सर्टिफिकेट दिया था। इन लोगों ने कितना हंगामा बरपाया। तो भाई तुष्टिकरण करेंगे तो सवाल उठाएंगे, वो करें तुष्टिकरण आप कर रहे हैं। अब यही चीज है, फिर कहाँ मुसलमानों का भला चाह रहे हैं? किसी एक को एमएलसी बना दिया, जैसे कुंवर जी ने बताया कि जो है सम्मान, भैया रोटी कपड़ा मकान तो था, अब साथ में सम्मान भी जुड़ गया, सम्मान के साथ दीजिए ना रोटी कपड़ा मकान। और सम्मान तो दे ही नहीं रहे, गाली दिए जा रहे हैं, आक्रांता कहे जा, गद्दार कहे जा रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं आप, और कह रहे हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं। कि ये कैसा सम्मान हो गया भाई? ये कैसा सम्मान हो गया? भाई आप सत्ता में बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार आपकी है, तो आप ही इंतजाम करोगे ना कि भैया। ठीक है मनीष नंदन जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं फाइनल कमेंट के लिए जयतिलक साहब के पास जाऊंगा। अरविंद जयतिलक साहब, आपका फाइनल कमेंट बस बहुत कम शब्दों में मैं चाहता हूं। हाँ बिल्कुल। देखिए अभी ये जो कुंवर साहब बैठे दानिशमंद व्यक्ति, उन्होंने सही कहा कि अल्लाह अकबर का, अकबर के शासन से, अकबर से कोई संबंध नहीं है। अकबर भारत में शासन किया था, बाकी दुनिया के देशों में नहीं किया था, वहां पर भी लेकिन अल्लाह अकबर कहा जाता है। क्या यह माना जाए कि पूरी दुनिया के लोग भारत के शासन से प्रभावित होकर ऐसा कर रही है? ये बिल्कुल बेकार की बात है। हाँ, दूसरी चीज यह है कि जो राजनीति में धारणाएं स्थापित होती है या समाज में होती है, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बेशक जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अपना भारतीय राष्ट्र निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका रही है, लेकिन कुछ जो ऐसे तत्व हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में बदनामी करते हैं। जिस तरह से मन्नान बशीर बानी का जो है नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए वहां पर कुछ छात्रों ने जो जिद किया था, और किस तरह से वहां के ट्यूटोरियल बोर्ड ने उसको किसी तरह से टाला, कुछ इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, चाहे बीएचयू हो चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। पहली चीज। दूसरी चीज, यह पूरी जो कवायद हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप देखिए दुर्गेन्द्र जी, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का आप देखेंगे चुनाव को, तो उसमें 1% से कम वोट में भी जो है काफी कुछ सत्ताएं बदल गई। तो ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जो है अपना मुस्लिम बिरादरी में, समाज में जो अपनी स्वीकार्यता बढ़ा करके जो नुकसान अन्य जगह से हो रहा है उसकी भरपाई करने की कोशिश। ठीक बात है। अरविंद जयतिलक जी ने असली बात बताई कि भाई परसेंटेज 1% का खेल है, 1% के खेल में खेल हो जाता है। तो वास्तव में ये महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि क्रक्स यही है। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जयतिलक साहब बहुत शुक्रिया, ज्ञानेश्वर भाई आपका शुक्रिया, कुंवर मोहम्मद साहब आपका भी शुक्रिया, राजीव बख्शी आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। नमस्कार।